पुणे के कोंडवा इलाके में रहने वाले इस मासूम से 10th क्लास के लड़के ने अपनी इंसानियत की कीमत कुछ इस तरह से चुकाई कि किसी की मदद करने की कोशिश भी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। और फिर उसके बाद उसके साथ ऐसे ऐसे किस्से पेश आए कि उसका पूरा परिवार खौफ से कांप गया, क्योंकि जिसकी मदद करने की उसने कोशिश की थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर अमन ने, जो अब पुणे की एक मार्केटिंग कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। और ये किस्सा तब का है जब वो अपनी 10th क्लास में थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में, जब अमन अपनी फैमिली के साथ कोंडवा की ही एक सोसाइटी में रहते थे। अमन की फैमिली में 5 लोग थे, उसके फादर, उसकी मदर, अमन, उसकी छोटी बहन और उसकी बड़ी सिस्टर जिनकी शादी हो चुकी थी। अब बेसिकली ये 4 लोग थे जो इस घर में रहते थे। अब क्योंकि अमन इस घर का इकलौता लड़का था तो उसकी सारी डिमांड्स पूरी की जाती थी और वो सबका बहुत ही ज्यादा लाडला था। और इसी के चलते 9th क्लास के एग्जाम कंप्लीट होते ही उसके फादर ने उसे एक CBZ बाइक लेकर के दे दी थी, ताकि वो 10th क्लास में अपने स्कूल में, अपने ट्यूशंस में आराम से आ जा सके। अब कोंडवा की इस सोसाइटी में ये लोग एक पेंट हाउस रेंट करके रहते थे जो कि 9th फ्लोर पर था। और वहां का माहौल आज के कोंडवा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एरिया काफी ज्यादा सुनसान और शांत हुआ करता था उन दिनों में। इनके घर से निकलते ही एक कार का शोरूम था और वहां पर एक चढ़ान आती थी, जिसे चढ़ने के बाद ये सोसाइटी थी जिसके अंदर इन लोगों का घर था। अब यहां तक सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और समय के साथ साथ अमन के 10th के एग्जाम्स भी आ गए थे, जिसकी ट्यूशन पढ़ने के लिए वो एक कोचिंग कैंप जाया करता था जो कि भवानीपेट में था। अब बात है एक सैटरडे की, जब अमन अपनी ट्यूशंस पहुंचा और उसकी टाइमिंग थी शाम के 9 बजे तक। लेकिन उस दिन उसकी टीचर ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि कल संडे को फिर से तुम्हें इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा और फिर तुम आराम से कल घर पे रिवीजन कर लेना और मंडे को ट्यूशन आकर के ट्यूसडे को आराम से एग्जाम देने के लिए चले जाना। अमन ने भी इस बात पर एग्री किया और फिर अपने घर पर इन्फॉर्म कर दिया कि आज उसे आने में देरी हो जाएगी। अमन को लग रहा था कि वह 10 बजे के आसपास घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन आज ट्यूशन से फ्री होते होते उसे करीब 11 बज गए थे। और फिर 11:20 के आसपास वो अपने ट्यूशन से निकला और 11:50 के अराउंड वो अपने कोंडवा इलाके में पहुंच गया था। और फिर यहाँ पर अमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी शायद किसी की मदद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अब इस कोंडवा इलाके में एक पानी का नाला है, जिसे क्रॉस करते ही रोड के एकदम बीचों बीच अमन को एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो कि उससे लिफ्ट मांग रही थी। इस औरत ने बुर्का पहना हुआ था, लेकिन उसने नकाब नहीं किया था, यानी उसका चेहरा एकदम साफ दिख रहा था और चेहरे को देखकर ऐसा पता लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र करीब 45 से 50 के बीच में होगी। अमन ने यहाँ पर सोचा कि इतनी रात गए, बेचारी अकेली औरत परेशान हो रही है, तो उसने वहां पर अपनी बाइक रोक दी और फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ चाची जी, आप इतनी रात गए, इतने अंधेरे में अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं? सामने से उस औरत ने कहा कि बेटा, यहीं पीछे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम प्लीज मुझे जरा ऊपर तक छोड़ दोगे क्या? ताज्जुब की बात यहाँ पर यह थी कि अमन को आसपास बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था और वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि इनकी गाड़ी कहीं पीछे खराब हुई होगी और ये औरत पैदल चल चल के यहाँ तक आ गई होगी, तो उसने उन्हें लिफ्ट दे दी। यहाँ पर अमन को बकायदा फील हुआ कि उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर जैसे फीमेल्स बैठती हैं वैसे वो उसकी बाइक के पीछे बैठ गए। और जैसे ये बाइक चली, उसकी थोड़ी देर बाद करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद उस औरत ने कहा कि बस बेटा, बाइक रोक दो, मुझे यहीं छोड़ दो। अमन ने हैरान होकर के बाइक रोकी, लेकिन उसने यहाँ पर बाइक का इंजन ऑफ नहीं किया था, बाइक न्यूट्रल में रखी हुई थी। उसे यहाँ पर फिर से प्रॉपरली फील हुआ कि उस औरत ने उसके कंधे से हाथ हटाया है, वो नीचे उतरी है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर अमन के हाथ पैर फूल गए। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो औरत कहाँ गई। उसने लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेकिन कहीं भी कोई भी गली नहीं थी, कोई घर नहीं था जहां पर वो औरत जा सकती थी। और इतना जल्दी, करीब 5 सेकंड के आसपास में उसने पीछे देखा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब जिस जगह पर यह चीज हुई थी वो जगह अमन के घर से करीब 1 मिनट की दूरी पर ही थी। तो यहाँ पर अमन ने हड़बड़ाहट में बाइक का गियर लगाया, जल्दी से अपनी बाइक भगाई और अपनी सोसाइटी के अंदर पहुंचा और वहां जाकर के उसने बाइक वहीं फेंक दी। ना उससे चाबी निकाली, ना बाइक बंद की, बस जल्दी जल्दी वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ पर जो उसका फ्लैट था वो 9th फ्लोर पर था, लेकिन वो लिफ्ट का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी से उसने सीढ़ियों का रास्ता लिया और फिर पूरे 9 फ्लोर चढ़ करके वो अपने घर तक पहुंचा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ यही डर था कि अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी तो अंदर फिर से मुझे कोई ना दिख जाए, या फिर वो इंतजार नहीं करना चाह रहा था कि किसी तरह से मैं मेरे घर पहुंच जाऊं, मेरे सेफ जोन में पहुंच जाऊं। अमन ने घर जाने के बाद किसी से कोई भी बात नहीं की। वो जल्दी से सीधा अपने बेड पर गया और वहां पर सोने की कोशिश करने लगा।
पूरी रात अमन की आंखों के सामने वो विजुअल्स चलते रहे, उस औरत का चेहरा चलता रहा और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो औरत कौन हो सकती थी। और फिर सुबह होते होते अमन को बहुत ही ज्यादा तेज फीवर आ गया, जो कि आने वाले 3 दिन तक रहा। अब इस समय पे अमन के घर पे उनकी एक नानी जी हैं जो आए हुए थे, जिनकी उम्र करीब 82 साल की थी और वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन अमन की कंडीशन देख करके उसकी नानी जी बकायदा सीढ़ियां चढ़ करके उसके रूम तक पहुंची। उसके रूम में जाकर के उन्होंने अमन के सर पर हाथ रखा और फिर वो कुछ कलमे पढ़ने लगे। और उसके बाद उन्होंने उसकी मदर से बताया कि इसको बहुत ही ज्यादा बुरी नजर लग गई है और इसके साथ कोई साया भी है जो आ गया है, तो जल्दी से इसे किसी को हमें दिखाना पड़ेगा। अब ये लोग इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे, तो इसकी मदर ने तुरंत एक मौलाना साहब को फोन किया और उन्हें घर पर बुलाया। और घर आने के बाद उन्होंने एक दम किया हुआ पानी अमन को पिलाया, जिसके बाद वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगा। इस पॉइंट पर इन लोगों को लग रहा था कि शायद बला टल गई है, लेकिन अभी तो सिर्फ इन चीजों की शुरुआत हुई थी और यहीं से शुरू होने वाला था इन लोगों के घर में अमन के पोजेशन और उस औरत की मौजूदगी का भयानक तांडव। मौलाना साहब के दम करने के बाद अमन को थोड़ा सा बेटर फील होने लगा और इसके बाद उसके सारे के सारे एग्जाम्स भी बढ़िया गए, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि उसे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। और फिर जैसे ही बाहर से फजर की अजान की आवाज उसे सुनाई देती थी तो तब जाकर के कहीं वो सो जाता था। अब इन लोगों का जो पेंट हाउस था वो काफी बड़ा था और इसी के चलते अमन के पेरेंट्स का कभी ध्यान ही नहीं गया कि वो अपने कमरे में सोता है या फिर हॉल में। और इसी हॉल के एक सोफा पर अमन सारी सारी रात बैठा रहता था और सिर्फ ऊपर के एक पंखे को घंटों तक देखता रहता था। यही चीज आने वाले 2 महीनों तक हर रात होती रही। अमन अपने घर में करीब 2 से 3 के बीच में अपने हॉल में बैठा रहता और फिर 3 बजे के आसपास वो अपनी गैलरी में जाता। वहां पर 4 स्टेप्स बने हुए थे, उन पर चढ़कर और ज्यादा नीचे देखा जा सकता था, तो वो उन स्टेप्स पर चढ़ता और फिर पता नहीं नीचे की और क्या देखने लगता। अब अमन के जो फादर थे उनका काम कुछ ऐसा था कि वो रात में देर से घर में आते थे और एक रात को एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जब अमन अपनी गैलरी में लटका हुआ था, नीचे की तरफ देख रहा था, तो उसी वक्त उसके फादर घर पर आए। उन्होंने जैसे ही अमन को ये करते हुए देखा तो वो दूर से चिल्लाए और उसको बोले कि अमन ये क्या कर रहा है तू, पीछे आ वहां से। लेकिन सामने से अमन ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो जल्दी से अमन के पास गए, उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके उसे पीछे खींचा और फिर उसे अपने कमरे में जाकर के सुला दिया। उन्होंने सोचा कि रात ज्यादा हो गई है, मैं इससे सुबह बात करूंगा कि ये क्या बेवकूफी कर रहा था ये। अगली सुबह जब अमन के फादर ने उससे बात की तो अमन को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर उन लोगों को लगा कि अमन को नींद में चलने की आदत हो गई है और घर पर यह विचार होने लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ पहली बार हो रहा था और उसके घर में जो लोग थे वो काफी ज्यादा बिजी थे, तो ये बात आई गई हो गई। यहाँ पर कुछ दिन गुजर गए और आने वाले कुछ समय तक अमन का बिहेवियर ऐसा ही रहा। वो रोज रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास उस गैलरी की सीढ़ियां चढ़ करके, वो स्टेप्स चढ़ करके नीचे लटक जाता था। बस उसके फादर के घर आने की टाइमिंग उससे मैच नहीं हो रही थी। और फिर एक दिन रात के 3 बजे के आसपास अमन जब उस गैलरी में ज्यादा नीचे तक लटका हुआ था, तो उसी समय पर अमन के फादर घर पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने फिर से उसे आवाज दी, जोर से चिल्ला करके उसे पुकारा कि अमन ये क्या कर रहा है, पीछे आ। लेकिन यहाँ पर फिर से सामने से अमन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ पर अमन के फादर ने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि आज अमन गैलरी में काफी ज्यादा नीचे तक लटका हुआ था। वो करीब 3 स्टेप चढ़ करके नीचे देख रहा था। अमन के फादर जल्दी से भाग करके उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके उसे पीछे खींचा और उसे एक जोरदार चांटा लगाया, जिससे अमन अपने होश में आया और फिर वहां पर जोर जोर से रोने लगा। यहाँ पर अमन के फादर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है ये कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला कुछ और है। क्योंकि वहां पर अमन के एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे और उसका चेहरा देख करके पता लग रहा था कि ये कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं है। जब अमन के फादर ने उसकी मदर से बात की तो उन्होंने भी बताया कि काफी दिनों से ये ठीक से खा नहीं रहा है, ये बाहर नहीं जाता है, अपने दोस्तों से नहीं मिलता है और ये बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर नहीं जा रहा है। अब बॉक्सिंग प्रैक्टिस तो ऐसी चीज थी जिसे अमन किसी भी कंडीशन में मिस ही नहीं करता था, चाहे उसके एग्जाम्स हो, चाहे रिलेटिव्स की शादी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अमन स्कूल में ही स्टेट लेवल का बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था और उसे बॉक्सिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। यहाँ पर उसके पेरेंट्स को समझ में आया कि अमन के साथ हकीकत में कोई दिक्कत है और उन्होंने फिर से एक मौलाना साहब को फोन करके अपने घर पर बुलाया।
जब मौलाना साहब घर पर आए, अमन के रूम में गए तो अमन ने उन्हें देख करके सिर्फ एक स्माइल दी और मौलाना साहब तभी उठ करके रूम से बाहर आ गए। और बाहर आकर के उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसे फ्राइडे को आस्ताने पर लाना होगा क्योंकि इसके साथ अभी भी कोई प्रॉब्लम है और फ्राइडे तक आप लोगों को इसका ध्यान भी रखना होगा क्योंकि तब तक इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे तैसे इन दिनों में अमन के पेरेंट्स ने उसका ध्यान रखा, रात भर जाग करके उसकी निगरानी की और फिर फाइनली फ्राइडे को ये लोग पुणे के येरवाड़ा इलाके की एक दरगाह में पहुंचे। जब दरगाह में ये लोग गए तो वहां पर ऑलरेडी एक कमरे के अंदर 4 आदमी खड़े हुए थे और वहां पर मौलाना साहब नीचे बैठे हुए थे। वहां पर एक सर्कल था जिसमें अमन को बैठने के लिए कहा गया और उससे कहा गया कि सामने एक पॉइंट है, सिर्फ उसे देखते रहो। और उसे देखने के बाद यहाँ पर मौलाना साहब ने कुछ आयतें पढ़ना स्टार्ट की। अब इस पॉइंट के बाद अमन के साथ जो भी हुआ उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि वहां पर उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही मौलाना साहब ने यहाँ पर आयत पढ़ी, वो सामने उस पॉइंट को देख रहा था तो उसे देखते देखते ही अमन जोर जोर से रोने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी ये रोने की आवाज हंसने की आवाज में तब्दील हो गई। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खूंखार हो गए, वो सबको बहुत ज्यादा गुस्से में देखने लगा और फिर देखते देखते वो वहां पर फिर से बहुत जोर जोर से रोने लगा। मौलाना साहब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि बता कौन है तू, क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। तो सामने से अमन के अंदर से उस औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चे की तलाश में घूम रही हूँ। उस औरत का बच्चा बेसिकली कोंडवा की इसी सड़क पर बाइक एक्सीडेंट में मर गया था और वो अमन की ही उम्र का था और अब वो अपने बच्चे की जगह अमन को लेने के लिए आई थी। मौलाना साहब ने यहाँ पर उस औरत से कहा कि तू ऐसा क्यों कर रही है, एक मुसलमान औरत होकर के तो इस बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचा रही है। तो सामने से उस औरत ने कहा कि आप इससे पूछ लीजिए, अगर मैंने इसे कभी भी नुकसान पहुंचाया हो तो ये मेरा बेटा है, मैं इसे बहुत प्यार से रखती हूँ। ये सब कुछ होते हुए वहां पर अमन के पेरेंट्स सुन रहे थे और उनके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये जो प्रेत आत्मा अमन को अपना बच्चा क्लेम कर रही है, जो कह रही है कि मैं इसे ले जाकर मानूंगी अपने साथ में, कहीं सच में वो अमन के साथ कुछ ऐसा ना कर दे। मौलाना साहब ने उससे पूछा कि कौन है तू, इस बच्चे के पीछे कहां से आई है। तो उसने बताया कि कोंडवा की उस सड़क पर मैं हमेशा से लिफ्ट मांग रही हूं लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए वहां पर रुकता नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने मेरी मदद की, वहां पर रुका, मुझसे बहुत प्यार से बात की और उस पल से ही मैं इस बच्चे के साथ में हूं। यहां तक तो अमन के पेरेंट्स फिर भी हिम्मत करके सुन रहे थे, लेकिन इसके बाद जो उस औरत ने बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। मौलाना साहब ने उस औरत से कहा कि ये बच्चा रात रात भर नहीं सोता है, क्या करती है तू इसके साथ। तो सामने से उसने बताया कि कुछ नहीं, ये बस मेरी गोद में सिर रख करके लेटा रहता है और मैं सारी रात इसका सर सहलाती रहती हूँ और फिर जब मेरे जाने का समय हो जाता है तो मैं वहां से चली जाती हूँ और इसको नींद आ जाती है। इसके बाद उस औरत ने यह भी बताया कि अगर उस दिन इसका बाप बीच में नहीं आता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। उन्होंने पूछा किस दिन, तो सामने से उस औरत ने बताया कि ये जब गैलरी से नीचे देख रहा था, बहुत ज्यादा झुका हुआ था, तो मैं वहां नीचे खड़ी होकर के हमेशा इसे आवाज देती थी और फिर आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही ये पूरा नीचे उतर आता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। पूरा नीचे उतर आता का मतलब ये था कि जब 9 फ्लोर से अमन नीचे गिर करके मर जाता तो उसकी आत्मा को ये अपने साथ में ले जाती और अपना बेटा बना करके रखती या गुलाम बनाकर, ये कोई नहीं जानता। ये बातें सुन करके अमन की मदर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और इसी पॉइंट पर मौलाना साहब ने उस औरत से कहा कि छोड़ दे इस बच्चे को, लेकिन उसने एकदम साफ साफ मना कर दिया। मौलाना साहब ने यहाँ पर आयत पढ़ना शुरू किया, उस औरत पे प्रेशर बनाना शुरू किया, लेकिन वो औरत सामने से टस से मस नहीं हो रही थी। काफी घंटों तक वहां पर मौलाना साहब मेहनत करते रहे। अमन की बॉडी वहां पर छटपटाती रही, रोने लगती, कभी हंसने लगती, कभी मचलने लगती और पता नहीं क्या क्या हो रहा था उसके साथ। और फिर कहीं जाकर के काफी घंटों के बाद वो औरत मौलाना साहब की बात मानने के लिए राजी हुई और उसने कहा कि ठीक है, मुझे एक मिठाई का डब्बा और एक मुर्गा दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर वो औरत उसे छोड़कर जाने के लिए मान गई थी। लेकिन आपको पता है क्या, एक बार मुझे एक तांत्रिक बाबा ने बताया था कि जो प्रेत होते हैं ये हमेशा हमसे झूठ बोलते हैं। कभी वो आपके फैमिली मेंबर होने का दावा करते हैं, कभी कहते हैं मैं आपका दोस्त हूं, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी थी कि वो यहाँ पर झूठ बोल रही हो। हालांकि इस केस में तो वो औरत अमन को छोड़ करके चली गई थी, लेकिन फिर भी 6-6 महीने के गैप में वो औरत कभी कभी अमन को दिखाई दे देती थी। और आखिरी बार जब अमन ने उसे देखा था तो वो साल था 2015, यानी पिछले 11 साल से वो औरत अमन को दिखाई नहीं दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कभी दिखाई नहीं देगी। कुछ कंडीशंस हमारी जिंदगी में ऐसी आ जाती हैं जहां पर हम कुछ भी करके उस चीज से बच नहीं पाते।
अमन का मन साफ था, वो उस औरत की सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन उस औरत की मदद करने का सिला उसे कुछ इस तरह से मिला कि आने वाले 3-4 महीने तक उसके साथ ये सब कुछ चलता रहा। उसके ऊपर पोजेशन हो गया और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। अमन का कहना है कि इस कहानी को शेयर करने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप भी कभी रात में इस तरह से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो किसी को लिफ्ट देने से पहले एक बार आसपास की कंडीशन थोड़ी सी टटोल लें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों की मदद करना छोड़ दें। पहले अपना ख्याल रखिए, फिर लोगों की मदद कीजिए और इंसानियत जिंदा रखिए, क्योंकि इस दुनिया को इंसानों से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है। तो ये थी आज की पहली कहानी दोस्तों आज की ये वीडियो एक शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन है। तो हम बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर, जो कि हमारे पास आई है मध्य प्रदेश से, और इसे भी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है शिप्रा और उनकी फैमिली के साथ। शिप्रा की फैमिली में 5 लोग थे, उसके फादर, उसकी मदर, उसके 2 छोटे भाई और शिप्रा खुद, जो कि इस घर की इकलौती लड़की थी। अब शिप्रा के जो फादर थे वो एक गवर्नमेंट जॉब करते थे एक ऑयल कंपनी में, और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। अब क्योंकि उसके फादर की एक गवर्नमेंट जॉब थी तो ट्रांसफर्स के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश के कई शहरों में, जैसे सतना, सागर, जबलपुर और खांडवा, ऐसे कई शहरों में ये लोग रह चुके थे। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ शिप्रा के फादर का एक ऑयल टैंकर का बिजनेस भी था और इनके पास कुल 60 टैंकर थे। जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। और इसी बीच में एक बार शिप्रा की मदर इनसे कहती हैं कि हम लोग बहुत भटक लिए, अलग अलग जगह पर ट्रांसफर्स होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो अब मेरा मन है कि हमारा किसी एक फिक्स जगह पर एक खुद का घर हो, और मेरा बहुत ज्यादा मन है, मेरी बहुत इच्छा है कि वो घर जबलपुर में हो। शिप्रा के फादर को भी ये बात समझ में आई और उन्होंने एक नए घर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिन के बाद उनके एक दोस्त ने बताया कि उसके घर के पास एक रेडी टू मूव 3 BHK हाउस पड़ा हुआ है। शिप्रा की मदर, शिप्रा, ये लोग उस घर को देखने के लिए गए और देखते ही इन्हें ये घर पसंद आ गया और फिर बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में इन्होंने इस घर को खरीद लिया और वहां पर शिफ्ट भी हो गए। नए घर में शिफ्ट होने के बाद इन लोगों ने हवन, पूजा, गृह प्रवेश की सारी रस्में कंप्लीट की और फिर रात में इसके फादर ने एक छोटा सा फंक्शन भी थ्रो किया जिसमें बहुत करीबी लोग शामिल हुए। अब उस वक्त साल था 2012 और शिप्रा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए वो इंदौर जाना चाहती थी और उसने जब ये बात अपने घर पे रखी तो उसके फादर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। जब वो इंदौर जाने की तैयारी कर रही थी उस वक्त तक इनके घर पे एक और नया मेंबर भी आ गया था। उसके भाई की नई नई शादी हुई थी और उसकी भाभी भी अब इसी घर में इनके साथ शिफ्ट हो गई थी। शिप्रा के इंदौर जाने के कुछ ही समय के बाद उसकी मदर की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और फिर जब उसके फादर उन्हें लेकर के नागपुर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर ने बताया कि उनके लंग्स में एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। ये बीमारी अक्सर उन लोगों को होती है जो या तो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा चूल्हे के संपर्क में रहते हैं, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकती है। लेकिन उसकी मदर के साथ इन तीनों में से ऐसा कोई भी केस नहीं था। इनकी पूरी फैमिली का ये बात समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि उसकी मदर को ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ना वो कभी स्मोकिंग करती थी, ना कोई फैमिली में ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड था। तो फिर हो क्या रहा है? उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर के जाया गया। इनफैक्ट ये लोग उन्हें मुंबई तक लेकर के गए, नानावटी, कोकिलाबेन हॉस्पिटल्स जैसे में दिखाया गया। लेकिन वहां पर भी डॉक्टर्स ने सिर्फ यही बात कही कि ये बहुत रेयर कंडीशन है और लाखों में से किसी एक इंसान को होती है। सिर्फ 45 साल की उम्र में उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी 70 साल से ज्यादा की एज के लोगों में देखी जाती है। उनके लंग्स पूरी तरह से सिकुड़ गए थे और अब धीरे धीरे उसकी मदर को पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर शिफ्ट कर दिया गया था। हैरानी की बात यह थी कि इस नए घर में शिफ्ट होने के सिर्फ 2 महीने बाद ही उनकी ये कंडीशन हो गई थी। अब एक रात की बात है जब उसकी मदर उठ करके वॉशरूम जा रही थी। उनकी ऑक्सीजन की जो पाइप थी वो काफी ज्यादा लंबी थी ताकि वो इधर से उधर ट्रेवल कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी मदर वॉशरूम के पास पहुंची तो उन्हें अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ करके देखती या फिर उन्हें पता लगता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे से किसी ने उन्हें बहुत जोर से धक्का दिया और उसकी मदर वॉशरूम में सिर के भार गिर गई। इसके बाद उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई और अब वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। उनका पूरा दिन बेड पर गुजरता था और वहीं पर उनकी सारी सेवा करनी पड़ती थी। फिर एक रात अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है और वो घबरा करके उठकर बेड पर बैठ गई।
इस घटना के बाद वो हमेशा कहती रहती कि मुझे कुछ दिखाई देता है, कोई मेरा गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी वो साफ साफ नहीं बता पाती थी कि एग्जैक्टली क्या दिख रहा है उन्हें। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर एक बाबा जी को बुलाया। उन बाबा ने घर में एंटर करते ही बता दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है, और उनसे यह भी कहा कि जिस जगह पर आपका घर है यहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर इन लोगों ने बाबा से पूछा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए, बेच दीजिए या बदल लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। यहाँ पर जो शिप्रा है उसके फादर ने अपनी कंडीशन बताई, अपनी हालत बताई कि मैंने लोन पर यह घर लिया है, उसके बाद मेडिकल में भी हमारे इतने सारे पैसे लग गए हैं, तो ये घर छोड़ देना, अचानक से कोई नया घर ले लेना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि उन बाबा ने ये बात सुनने के बाद उन्हें यही सलाह दी कि मैं पहली बात तो यही कहूंगा कि ये घर छोड़ दो, लेकिन फिर भी हम एक पूजा पाठ यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपके साथ जो चीजें हो रही हैं उसमें आपको थोड़ा सा आराम आ जाए। यहाँ पर यह पूजा हुई, लेकिन उसके बाद भी इस घर में जो नेगेटिविटी थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं किसी कब्रिस्तान पे कोई घर बनाओ तो वहां पर कैसे चीजें आसानी से नॉर्मल हो सकती हैं। इसके कुछ दिन बाद शिप्रा के एक अंकल थे, वो अपनी वाइफ के साथ इस घर में आए थे। उनकी वाइफ जो थी उन पर काली माता आती थी, ऐसा कहते थे कि उन्हें भी बहुत सारी चीजें पहले ही पता लग जाती हैं। तो उन्होंने भी जब इस घर के अंदर पैर रखा तो उन्होंने खुद साफ साफ बता दिया कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। हैरानी की बात यह थी कि इन अंकल की वाइफ को अभी तक इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बताया था कि यहाँ पर इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई पंडित जी ऐसा बता करके गए, तो भी उन्हें महसूस हो गया था कि यहाँ पर नेगेटिविटी है। इसके बाद इन लोगों ने एक और बाबा को ये घर दिखाया था, तो उन्होंने मिसाल देते हुए कहा था कि कचरे के ढेर में कितनी भी अगरबत्ती जला लो वहां से बदबू नहीं जाती। सेम वही हाल आप लोगों के घर का है। इस कब्रिस्तान पे बने हुए घर पर कितनी भी आप पूजा पाठ करवा लीजिए, यहां से नेगेटिविटी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन पता नहीं क्यों शिप्रा के फादर जब भी इस घर को छोड़ने की बात सोचते या फिर कोई बात आगे चलाते तो कोई ना कोई काम उनका बीच में अड़ जाता, और ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। फिर धीरे धीरे ये सब समस्याओं के बीच में इनके घर के सारे मेंबर्स ने सोच लिया कि ये शायद हमारे दिमाग का वहम है, शायद हमारे घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसी का फायदा उठा करके ये बाबा लोग जो हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इसी के चलते हुए इन लोगों की इन्हीं गलतियों की वजह से आने वाले 2 साल में शिप्रा की मदर की वहीं पर डेथ हो गई। अपने आखिरी समय में वो हमेशा बहुत अजीब अजीब सी बातें करती रहती थी। वो कहती थी कि देखो कोई मुझे ले जाने के लिए आया, कभी वो कहती थी कि उन्हें एक बहुत बड़ी काली परछाई सामने दिखाई दे रही है, और फिर ये सब होते होते ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब शिप्रा की मदर की यहाँ पर डेथ हो गई थी, और उसकी मदर की डेथ के थोड़े समय के बाद ही शिप्रा के फादर की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। एक दिन अचानक से पता लगा कि उनकी शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और इसी के चलते उनकी किडनी पर इफेक्ट आ गया था और उनका डायलिसिस शुरू हो गया था। शुरुआत के कुछ दिनों में उनका डायलिसिस कभी कभी होता था, लेकिन फिर वो चीज अल्टरनेट डेज पर आ गई, और फिर देखते ही देखते आने वाले 4 साल के अंदर उसके फादर की भी डेथ हो गई। इस घटना से ये लोग जूझ ही रहे थे कि इसके कुछ समय के बाद एक और हादसा हुआ। शिप्रा का भाई ऑफिस से वापस घर की ओर आ रहा था और अचानक से वो अपनी बाइक से गिर गया। जब उससे बात की गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, वो बाइक से कैसे गिर सकता है बिना किसी एक्सीडेंट के, तो पता लगता है कि उसे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाइक चलाते हुए उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो और वो सड़क पर वहां पर गिर गया हो। इस घटना के बाद उनकी एल्बो के नीचे वाला हाथ काम करना एकदम बंद हो गया था। इलाज लगातार चल रहा था और डॉक्टर्स ने कहा था कि उनके हाथ को ठीक होने में करीब 2 साल लग सकते हैं। एक नॉर्मल सा बाइक एक्सीडेंट, नॉर्मली वो बाइक से नीचे गिरे थे और इतनी गहरी चोट आ गई थी, ये बात भी किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इसके थोड़े समय के बाद शिप्रा की भी शादी हो गई और उसके छोटे भाई की भी शादी हो गई, और शिप्रा अपने हस्बैंड के साथ इंदौर में रहने लगी, जबकि दोनों भाई और भाभी अभी भी उसी घर में रह रहे थे। उस घर में रहते हुए ये लोग बहुत ज्यादा परेशानियां फेस कर रहे थे। आस पड़ोस के लोग हमेशा कहते थे कि ये घर एक पूरे हंसते खेलते परिवार को खा गया। देखते ही देखते काफी समय तक जब ये लोग समस्याओं से जूझते रहे, परेशान होते रहे, तो फाइनली उसके भाई ने किसी तरह से वो घर बेच दिया और उस घर को बेच करके कहीं और रहने लगे। वहां पर रहने के बाद उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला, उनको थोड़ी सी शांति महसूस हुई, लेकिन जो उनका हाथ टूट चुका था, जो उनका इलाज चल रहा था उनके हाथ का, उसकी वजह से उसके बड़े भाई को जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा था। शिप्रा का मानना है कि ये सब कुछ सिर्फ इस एक गलत घर में शिफ्ट होने की वजह से हुआ था। उसकी मदर के इलाज में करोड़ों रुपए लग गए, उसके भाई की जॉब चली गई क्योंकि उसके हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी, उसके फादर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ
एक गलत घर में शिफ्ट होने की वजह से। इन लोगों का एक हंसता खेलता परिवार था, आलीशान घर था, इतना बड़ा इनका ऑयल का बिजनेस था, लेकिन इन सब के बीच में इनके सातों टैंकर्स बिक गए। और आज हालात ये है कि उसका जो छोटा भाई है वो भी जॉब करता है और उसकी जो वाइफ है वो भी सिलाई स्टिचिंग वगैरह करके अपना घर चला रही है। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी कंपाइलेशन वाला आइडिया पसंद आया, आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो ये भी मुझे बताइएगा। हम ऐसी और कहानियां लेकर के आएंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप हमारे Facebook, इंस्टा और Spotify को भी इसी तरह से मोहब्बत दिखाइए। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।